नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो 2 घंटे की जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जो ब्रेक मिलता था, अब उस ब्रेक पर रोक लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही एक रहो नेक रहो का बयान दिया था। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का ये ऐलान कर देना कैसे देख रही है जनता? हमारे साथ राहुल भैया जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था नमाज पढ़ने के लिए, अब उसको वो ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये एक फरमान जारी करते ही फिर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कांग्रेसी पार्टी ने बीजेपी पर हमला करना चालू कर दिया। कैसे देख रहे हैं इसे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसके अलावा इनके पास कोई कारण है? ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये योजना मतलब ला करके, कानून को ख़त्म करके, इस चीज़ प्रतिक्रिया को ख़त्म करके तो भेदभाव ख़त्म करने की पहल करी है। हम तो कहते हैं हर एक राज्य के अंदर ये पहल होनी चाहिए। भेदभाव क्यों होना चाहिए? ऐसे तो कल को हिंदू आज तक बोला नहीं, कल को हिंदू शुरू हो जाएगा, बोलेगा भैया जी सोमवार को हम भी महादेव का व्रत रखते हैं, हमारे को भी छुट्टी दो, पूरा दिन हम उपवास करते हैं, नमक तक नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ हमें छुट्टी दी जाए। उसके बाद हनुमान जी के भक्त आ जाएंगे, वो कहेंगे जी हमने तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, हनुमान जी के नाम का उपवास करते हैं, हमें छुट्टी दो। ऐसे ही हमारी बहनें आ जाएंगी, कहेंगी संतोषी माता का व्रत रखती हैं, हम शुक्रवार को छुट्टी दो। तो ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। आप भेदभाव, आपने पहले ही देश को इतना हिंदू मुस्लिम में डुबो दिया 60-62 साल की राजनीति के अंदर। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये कहकर के हुआ था धर्म के आधार पे आज़ादी हो रही है और मुस्लिम उधर चले जाएंगे, बाकी सारे समुदाय यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय यहाँ रुका, लेकिन किसी ने आपदा नहीं उठाई, किसी ने आपत्ति नहीं जाहिर करी। लेकिन उसके बाद भी चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, उनको दिया क्या आपने? वक्फ बोर्ड उनको दे दिया, मदरसा उनको दे दिया, गुरुकुल खत्म करके वक्फ बोर्ड उनको दे दिया। जी देश के अंदर जितनी जमीन है कहीं पे भी जाकर के आप दावा बोल दो। उसको मजबूत करने के लिए 1995 में आपने उनको सारी शक्तियां भी प्रदान कर दी। ठीक है जी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ आप लेकर के आ गए। पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा, ऐसा तक आपने कह दिया। हिंदुओं को क्या दिया अपने आरक्षण, इसमें आरक्षण में बट जाओ। 40% वाला जो है वो ब्रिज बनाएगा, 80% वाला जो है वो ठेला लगाएगा, और जिनके पास सहमति और पैसा है वो विदेशों में जाकर के अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ाएगा। ये हाल इन्होंने कर दिया। आज ये विपक्षी मुद्दा बनाते हैं कि भैया बिहार के अंदर पुल गिर गया, बिहार के अंदर पुल गिर गया। जब सरकार आरक्षण के अंदर संशोधन करती है तो आप कहते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म कर रही है। एक बात बताइए, खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये भाषा थी, ये बयान था, ये उनका विचार था कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लाया जाएगा। इसको हमने नासूर नहीं बनाना है। और आज की डेट में कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्रियों ने ये आरक्षण को बढ़ा करके आज देश के लिए नासूर खड़ा कर दिया। सवाल यही उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या हुआ ऐसा 2024 चुनाव के बाद कि पहला बिल लाते हैं तो वक्फ में संशोधन कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी बोल देते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, नहीं तो बट जाओगे, फिर यहाँ भड़का रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि हम 2 घंटे की जो छुट्टी मिलती थी बीच में, अब उसको हम खत्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो चुनावी नतीजे आ गए हैं उससे मतलब डर गई है, सहम गई है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुस्लिम दोबारा और चुनाव जीतना है। 370 धारा हटाई थी, तब कौन सा चुनाव के मुद्दे आए थे, रिजल्ट आया था, तब तो भरपूर थी। तो 370 धारा तो हटानी नहीं चाहिए थी, 35 से तो संशोधन करना ही नहीं चाहिए था, और सेना को छूट तो देनी ही नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए था भाजपा को। हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अभिनंदन को तो वहीं रहने देना चाहिए था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा था। कुवैत से 7 सैनिक लेकर के कैसे आ गई भाजपा? लाने ही नहीं चाहिए थे, वहीं फांसी दिलवा देनी चाहिए थी। इनके सोच के हिसाब से चलेंगे तो सर, भारत में राम मंदिर छोड़ो, दुबई में बनवा दिया, बनवाना ही नहीं चाहिए था सर। इनकी सोच तो ये है, जो उनके मुद्दे थे वो उन्होंने 2014 से लेकर के 2024 तक पूरे कर दिए। अब 2024 के बाद के जो मुद्दे हैं, मैं कहता हूं 10 जनपद में इनकी माता जी रहती है सोनिया गांधी जी, वक्फ बोर्ड जाकर के रात को वहां उंगली रख देगा ना, ये जमीन हमारी थी, फिर पूछेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई कार्य करता है ना कांग्रेस का या फॉलोवर बन के बैठा है ध्रुव राठी का, उसके घर के ऊपर जब वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा ना, और वो कोर्ट भी नहीं जा पाएगा, वो थाने में रिपोर्ट भी नहीं करा पाएगा। ये भी इनका कानून देख लो। आप अपने लिए आवाज नहीं उठाते, और जिस वक्त बोर्ड के अंदर जाओगे वहां मुस्लिम ही आपकी सुनवाई करेगा, मुस्लिम ही लिखत करेगा, मुस्लिम ही आपको बड़े अफसर के पास ले जाएगा, तो आपकी सुनवाई करेगा कौन? तो ये मूर्ख बनाने का काम है। आज सबसे ज्यादा दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कैसे या तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन? आप बताइए। ये जमीन हम कहते हैं वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? जो मुस्लिम बेसहारा घूम रहे हैं, टेंट लगा करके रह रहे हैं, उनको दे दो। जो गरीब भारत के SC ST OBC निचला तबका जितना है, जिनके पास छत नहीं है, उनको दे दो।
ये वक्फ बोर्ड इसका क्या कर रहा है? ये एजेंडा बना रहा है आने वाले समय में ये क्या करेगा उस जमीन का, क्या यूज है? कौन सा इसने स्कूल बना दिए जो वक्फ बोर्ड का गुणगान करते हो? कौन सा इसने अस्पताल बना दिए? जो मुस्लिम होते हैं अपनी मर्जी से देते हैं वो सारी जमीनें। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर है उन जमीनों के ऊपर, हथियाना चाहते हैं बीजेपी वाले। आप बताइए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दादा परदादा, हमारा लकड़ों का टाल था सर, कोयलों का, वो हमारे दादा परदादा वहां छोड़ करके आ गए ये 47 के बंटवारे में। तब राजा महाराज, अगर हम वहां पर होते तो राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे होते। यहाँ करके हमारे दादाजी को, हमारे ताया जी को, हमारे पिताजी को शुरू से लगना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, तब आज इस मुकाम पे कि ऐसे कपड़े, ऐसे जूते पहन पा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन नहीं है हमें। जब उनको राइट नहीं है उनकी जमीन पे वहां पर हक रखने का, हम भी वहां पे सनातन बोर्ड बनाते, 22% हिंदू रह गया था, हम उनको दे के आते, जिनको तुमने 2% कर दिया, उनको राइट नहीं दिया आपने। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उनका राइट कांग्रेस ने दे दिया कि वो अपनी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं। भैया क्यों दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं? क्या राइट है आप बताओ ना। यहाँ के भी तो जो हिंदू वहां पे गए होंगे या जिनके पूर्वज वहां थे, तो वो जमीनें तो सनातन बोर्ड को दे देनी चाहिए थी। जो सिख गए, सिख बोर्ड को दे देनी चाहिए थी। क्या इन्होंने ऐसा सोचा? बांटने की राजनीति 1947 से टिल आज तक इनकी सोच विचार में चल रही है। यही बात है। अगर एक तरह जो इसके वक्फ बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपीसी में चला गया वक्फ बोर्ड, उसके अलावा जो सोशल मीडिया को लेकर जो लो आने वाले थे उस पर भी विराम लगा दिया गया। लेकिन एक जो बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है हिमाचल से। हिमाचल में ये रहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ की जो सरकार है वो घाटे में चल रही है, जो सरकारी खजाना वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है, 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। उस पर सुई टपक सन्नाटा नजर आ रहा है। उसको क्या कहेंगे कि फ्री की रेवड़ी तो पहले बांट देते हैं चुनावों के वक्त, उसके बाद जब इंप्लीमेंट करने का वक्त आता है तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं तो केंद्र सरकार से अपील करूंगा, 1 रुपए की मदद मत करना भाई साहब जी। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये आते हैं ना, ये सारे ही केजरीवाल बनने की मुहिम पे चल पड़े हैं। भाई केजरीवाल आ गया, वो 2 बार पूरी बहुमत से जीत गया फ्री की रेवड़ी देने के चक्कर में। मुर्खों देखो, केंद्र शासित राज्य है, केंद्र यहाँ पर ज्यादा हस्तक्षेप करता है, केंद्र यहाँ पर ज्यादा पैसा लगा सकता है। तुम्हारे राज्य केंद्र शासित नहीं है, पूर्ण राज्य है, तुम्हारी सरकार है। फ्री की रेवड़ियां बांट देते हो, बिजली फ्री दे देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपया दे देंगे, हैं 1 लाख सरकारी नौकरियां ले आएंगे, ये कर देंगे। कहां से दोगे? और अभी तो ये वो स्टेट की सर आप बात कर रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े किए हैं, जो टूरिज्म पे नंबर 1 पे आती है, हिमाचल। आप मनाली चले जाओ, आप शिमला चले जाओ, आप धर्मशाला चले जाओ, आप खजियार चले जाओ, आप कहते हैं ये ऊपर धर्मशाला से ऊपर चले जाओ, नड्डा चले जाओ, कितनी ऐसी जगहें हैं। कसोल चले जाओ, कसोली चले जाओ, मतलब मैं कहता हूँ आप हिमाचल चले जाओ, कहां पर है? पंचकूला से लेकर सारा आपका वो है। बट सर इतना टूरिज्म आता है, पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है इतना टूरिज्म का पैसा? फ्री की रेवड़ियां पूरी, फ्री की रेवड़ियां। तो भैया मत बांटो ना। किसने कहा है आपको वादे पूरे करने के लिए? वादे झूठे कर दो और वो वहां तक पहुंचता भी नहीं है। और सर एक बात बताइए, इनके जितने नेता होते हैं जो कहते हैं हम गरीबों की आवाज उठाएंगे, हम गरीबों की आवाज उठाएंगे, वो जैसे ही नेता बनता है गरीब गरीब ही रहता है, वो नेता अमीर कैसे हो जाता है? गरीबों की आवाज उठाने वाला नेता अमीर हो जाता है। वो साला साइकिल से मर्सिडीज बेंज में आ जाता है, वो एक झुग्गी से कोठी में पहुंच जाता है, वो एक राज्य में घूमने की औकात नहीं रखता था, विदेशों में दौरे कर रहा होता है। ये कैसे हो जाता है? गरीब तो वही है। तो ये सोच और विचार जो है ना कि गरीबों के कंधों पे पैर रख के उनको बता करके तुम गरीबों में तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, मैं खुद अमीर हो जाऊंगा। जीता जाता उदाहरण चंद्रशेखर रावण, दलितों का मसीहा बन करके उभरे थे। आज देख लो कहां बैठे हैं। दलित बच्ची का, 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, मुंह से एक बार उनकी आवाज सुनी किसी ने? उनके परिवार वालों से मिलना छोड़ो, फोन पे भी बात करी चंद्रशेखर रावण ने। किन दलितों का मसीहा बन रहा है भैया तू? ये बताओ। इसका मतलब AMIM के जो OBC हैं उनसे जो तुम गले मिल रहे हो, तो इसका मतलब विचारधारा वही है ना। तुम्हें समझ आ गया है ना कि जो दलित है, SC ST है, वो कम है मेरे को वोट देने में, लेकिन मुस्लिम जो है वो ज्यादा आ गए थे, तो मेरे को उनको ना खुश नहीं करना। ये तो चलो चंद्रशेखर रावण की बात करें तो जननायक बने घूमते हैं, जो कहते हैं 50 से 70 आरक्षण कर देंगे, 50% से 70% आरक्षण को हम बढ़ा देंगे। और दलितों की बात करते हैं तो चुप तो वो अयोध्या पे वो भी रहे हैं, और तो समाजवादी पार्टी के नेता का जो नाम है वहां भी चुप है, सब पे ही रहे। मैं राहुल गांधी, सन ऑफ राजीव गांधी, मेरा काम एक ही है कि भैया सत्ता को हासिल करना चाहे कैसे भी करूं। मैं धारा 370 पे खून की नदियां बहाने वाली महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान का समर्थन करने वाला उमर अब्दुल्ला का गठबंधन करके आऊंगा।
और कश्मीर में दोबारा से 2 झंडे 2 संविधान का प्रांत लाऊंगा। मैं राहुल गांधी हूं, मैं कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार बनवाऊंगा। ये तो सोच है राहुल गांधी की। सेना को पत्थर मारने वालों से दोबारा से पत्थर खिलवाऊंगा और उन्हीं लोगों की जाकर के कश्मीर में सरकार बनवाऊंगा। ये तो सोच है राहुल गांधी की। हिंदू को हिंसकवादी बताऊंगा, लेकिन बांग्लादेश के मुस्लिमों पे चुप हो जाऊंगा। मैं हूं राहुल गांधी। बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर के बलात्कार पे चुप हो जाऊंगा, दलित महिला की छोटी सी बच्ची के बलात्कार पे चुप हो जाऊंगा, लेकिन विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पाई, उस पे आवाज उठाऊंगा। मैं हूं राहुल गांधी। ऐसी सोच है राहुल गांधी की सर। विनेश फोगाट तो चली गई शंभू बॉर्डर, किसानों से मिलने कहते मेरा परिवार है, मैं इनके साथ खड़ी नहीं हूँ तो कौन होगा। तो अब क्या पूरा राजनीतिकरण हो चुका है? अगर इतना ही किसान तुम्हारा परिवार है, फोगाट फैमिली की एक इमेज है, एक रेपुटेशन है हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा की नहीं पूरे देश की बेटी है, लेकिन वो बेटी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह तब खड़े कर रही है जब वो सोनिया गांधी के आवास पे जाकर के राहुल गांधी से मिलती है, एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनती है। पूरे भारत के अंदर विनेश फोगाट को 12 साल की बच्ची नहीं दिख रही, डॉक्टर मोमिता नहीं दिख रही, कन्नौज में नहीं दिख रही, उत्तराखंड में बहन बेटियां नहीं दिख रही, लेकिन उनको यह दिख रहा है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं मेडल नहीं ला पाई, मेरा 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया, वो 12 साल की दलित बच्ची का कितना वजन था आपको पता है विनेश फोगाट बहन? राहुल गांधी जी आपको पता है? पता किया? संविधान लेकर के घूम रहे थे 6 महीने से, दलितों की आवाज उठा रहे थे और चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के कह रहे हो कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन वो दलित बच्ची का वजन कितना था, वो दुष्कर्म करने वाले की उम्र कितनी थी, उसकी मानसिकता कितनी तुच्छ और गिरी हुई थी, उसके पीछे कौन सी पार्टी का हाथ था, वो किस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता निकल के आता है आपको पता है? तभी चुप्पी नहीं तोड़ रहे आप अपनी। तो ये चीजें जो हैं, पहले किसान के कंधों पे बंदूक चलाओ, फिर पहलवानों के कंधों पे बंदूक चलाओ और मोदी का रेशो गिराओ। और इनको आखिरी सवाल मेरा ये हो, क्या ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, सिर्फ और सिर्फ अब सत्ता पाना एक लक्ष्य रह गया है कांग्रेस का, राहुल गांधी का? क्योंकि अगर दलितों की बात करते हैं तो वो राज्यों के हिसाब से अब देख रहे हैं कि राज्यों में क्या हो रहा है। मणिपुर में खूब छाती पीटते हैं, लेकिन अयोध्या में कुछ नहीं बोलते, बंगाल में कुछ नहीं बोलते। क्या अब किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? बिल्कुल सर, हमारी सेना जो है वो सशक्त हो रही थी, शक्तिशाली हो रही थी, तो ये राफेल का मुद्दा लेकर के आ गए थे। डिफेंस मजबूत हो रहा था, राफेल का मुद्दा लेके आए, कोर्ट में माफी मांगी। फिर हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ वाइज हम स्ट्रोंग हो रहे थे, ताकतवर हो रहे थे, लेकिन इन्होंने वैक्सीन पे आवाज उठा दी, विरोध करना शुरू कर दिया, और भारत ही नहीं विदेशों में भी वैक्सीन गई, उन्होंने पूरा समर्थन किया। ये हेल्थ के ऊपर भी भारत में प्रश्न। फिर सनातन मजबूत हो रहा था, राम मंदिर बन रहा था, ये उसके विरोध में थे कि सनातन कैसे मजबूत हो सकता है, 60 साल तक हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, ये कैसे आकर के गुजरात का चाय वाला मंदिर बनवाने की बात कर रहा है, इसके विरोध में उतर आए। आज जब हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है राष्ट्र के प्रति, तो इनको जाति जनगणना याद आ रही, क्योंकि इन्होंने देखा 2014 के अंदर हमने इतने दाव पेच खोले, सरकार नहीं बना पाए, 2019 में खेले, सरकार नहीं बना पाए, 2024 में तो हमने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बता दिया मणिपुर एक जगह है, बच्चे से बूढ़े तक बेरोजगार बता दिया, पहलवान बहनें बता दी प्रताड़ित हो रही है, और किसान प्रताड़ित हो रहा है, तब भी हम सरकार नहीं बना पाए। अब इन्होंने क्या कह दिया, जब तक ये 80% वाले एकजुट हैं, भाजपा को हम हरा नहीं पाएंगे, इनको तोड़ो, जाति जनगणना कराओ, इसको बताओ कि तू हिंदू नहीं है, तू सनातनी नहीं है, तू दलित है, तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू बौद्ध है, तू जैन है, तू ठाकुर है, ऐसी ऐसी विचारधारा में इनको बांट दो। जब जब बटेगा ये कटेगा और हमारा साम्राज्य दोबारा से वापसी आएगा। ये विचारधारा आज की टाइम में विपक्ष की है।